कंडक्शन ऑफ दिस पॉलीमर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, म्यूट करिए भाई, आप लोग स्टार्टिंग में ही ये सब करते हैं तो फायदा क्या है। हम करने जा रहे हैं। ध्यान से बस सुनते जाइए, जब बोल कहा जाए तब आप लोग बोलिए, ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कंडक्टिंग पॉलीमर, polymer which conduct the electricity is known as conducting polymer, and conduction of these polymer in this polymer is due to the presence of double bond or the conjugation of pi electrons. कंडक्टिंग पॉलीमर क्या होंगे? ऐसे पॉलीमर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती हो, ऐसे पॉलीमर को हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग पॉलीमर। और ये जो पॉलीमर में कंडक्शन हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? उसमें प्रेजेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, या फिर आप कह सकते हैं डबल बॉन्ड के वजह से। क्योंकि डबल बॉन्ड जो हम वो रिजोनेट करते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो बेसिक कंपोनेंट क्या है कंडक्टिंग पॉलीमर का? कि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ऐसे कौन से पॉलीमर है जिसमें अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? जैसे आपका पॉलीथायोफीन है, पॉलीपायरॉल है, पॉलीएनिलीन है, या फिर आप कह सकते हैं पॉलीएसिटिलीन जो है, ये आपके पॉलीएसिटिलीन का फॉर्मूला स्ट्रक्चर कैसे होगा? ये आपके पॉलीएसिटिलीन है, ये आपके पॉलीएसिटिलीन है। तो ये जो आपका पॉलीएसिटिलीन है, ये भी आपका कंडक्टिंग पॉलीमर है। ठीक है क्लास? तो ऐसे पॉलीमर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से कंडक्ट होगी? उसमें प्रेजेंट अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या फिर आप कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इसके एग्जांपल क्या हैं? पॉलीथायोफिन, पॉलीपायरॉल, पॉलीएनिलीन, क्योंकि एनिलीन से ये बने हुए हैं तो इसी वजह से पॉलीएनिलीन कहा जा रहा है। पायरॉल से बने हुए हैं इससे पॉलीपायरॉल कहा जा रहा है। थाइफिन से फॉर्म हुए हैं इस वजह से पॉलीथाइफिन कहा जा रहा है। और ये जो है स्ट्रक्चर, ये है आपका एसिटिलीन के पॉलीमर्स, यानी पॉलीएसिटिलीन है ये। तो पॉलीएसिटिलीन जो है, पॉलीएसिटिलीन जो है वो भी आपके कंडक्टिंग पॉलीमर हैं, क्योंकि इसमें अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोड्यूस होगी। ठीक है क्लास? नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर। इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इसे। और ये फ्लो चार्ट ही सब कुछ बताएगा आपको। अगर ये मालूम है, फ्लो चार्ट मालूम है, तो एग्जाम में आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है सब कुछ, जितना भी टॉपिक है कंडक्टिंग पॉलीमर में सब इसी पे फ्लो चार्ट पे ही बेस्ड है। तो आते हैं क्लासिफिकेशन। कंडक्टिंग पॉलीमर classified into two categories. The first category is known as intrinsic conducting polymer, and second one known as extrinsic conducting polymer. Intrinsic conducting polymer क्या होंगे? अगर जिस तरीके से आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, तो उसमें आप क्या करते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इफ कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ पर क्या है कि अगर प्योर पॉलीमर जो है, अगर उसमें केवल पॉलीमर में ही, जो पॉलीमर आप यूज कर रहे हैं, अगर उसमें अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर वही पॉलीमर जो है वो कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे इंट्रिंसिक। जैसे आपका पॉलीएसिटिलीन है, पॉलीएसिटिलीन में अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये केवल अगर पॉलीमर की वजह से ही अगर कंडक्टिविटी हो रही है, तो उसे हम इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर कहेंगे।
और एक्सट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर में क्या होगा कि हम इसमें एक्सटर्नल इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, जिसके वजह से कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती है। उसे हम टर्म दे देते हैं एक्सट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर। अब आते हैं इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, कॉन्जुगेटेड कंडक्टिंग पॉलीमर और डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर। पहले समझ लेते हैं कॉन्जुगेटेड कंडक्टिंग पॉलीमर का मतलब क्या है। कि ऐसे पॉलीमर जिसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड कंडक्टिंग पॉलीमर। और नेक्स्ट है आपका डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर। सेमीकंडक्टर के केस में आप इसे एक्सट्रिंसिक में पढ़ रहे थे, सेमीकंडक्टर के केस में आप इसे एक्सट्रिंसिक में पढ़ रहे थे, क्योंकि वहां पर जो एक्सट्रिंसिक में क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि वहां पर जो कंडक्टिविटी हो रही थी वो एक्सटर्नल इंग्रेडिएंट डालने की वजह से हो रही थी। जब तक आप इम्प्योरिटी नहीं ऐड कर रहे थे तब तक वो कंडक्टिविटी नहीं इंक्रीज कर रही थी। यानी जो कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों करी, जब आप उसमें एक्सटर्नल इंग्रेडिएंट डाले, जैसे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है क्लास, इसे हम लोग इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बाहर से उसमें एसिड या बेस ऐड करते हैं। डोप का मतलब क्या है कि बाहर से आप डोपिंग करते हैं, लेकिन उस डोप जिस केमिकल से आप डोप करते हैं उसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करती है। वो कंडक्टिविटी उसमें जो पॉलीमर प्रेजेंट है, जो प्योर फॉर्म में है, उसी की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उसे फर्दर क्लासिफाई किया गया है पी टाइप डोपिंग और एन टाइप डोपिंग में। अब सेकंड पार्ट देख लिया जाए। एक्सट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर को फर्दर क्लासिफाई किया गया है पॉलीमर विथ कंडक्टिंग एलिमेंट, यानी नाम से ही देखिए पूरा एक्सप्लेन हो जा रहा है। पॉलीमर विथ कंडक्टिंग एलिमेंट यानी आप पॉलीमर में कंडक्टिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करते हैं। कंडक्टिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है, मेटेलिक फाइबर आपने ऐड कर दिया, या फिर ग्रेफाइट ऐड कर दिया, कार्बन नैनो ट्यूब ऐड कर दिया, या फुलेरिन ऐड कर दिया, है ना। तो उसके वजह से अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है तो उसे हम टर्म देते हैं पॉलीमर विथ कंडक्टिंग एलिमेंट, यानी कंडक्टिंग एलिमेंट को पॉलीमर में ऐड किया जाता है। दूसरा टर्म क्या है, ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर, यानी पॉलीमर में, किसी भी पॉलीमर में अगर आप कंडक्टिंग पॉलीमर ऐड कर देते हैं, अगर मान लीजिए नॉर्मल पॉलीमर है आपके पास, जैसे आपका पॉलीथीन, पॉलीथीन में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ही नहीं। तो अगर पॉलीथीन में आप कंडक्टिंग पॉलीमर जैसे पॉलीपेरॉल, पॉलीथायोफिन या पॉलीएसिटिलीन आप ऐड कर देते हैं, तो वो जो नॉर्मल पॉलीमर है या उस मटेरियल में कंडक्टिव नेचर आ जाएगा। तो उससे हम टर्म देते हैं ब्लेंड कंडक्टिंग पॉलीमर। यानी नॉर्मल पॉलीमर में अगर आप कंडक्टिंग पॉलीमर को ऐड कर देंगे तो वो नॉर्मल पॉलीमर जो मटेरियल है उसमें भी कंडक्टिव नेचर आ जाएगा। इस वजह से उसे हम टर्म देते हैं ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर। ठीक है क्लास, यहाँ कोई प्रॉब्लम है? नो सर। हाँ। नो सर। अब मैंने आपको बताया था, एक मैं अभी इसको एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको थोड़ा क्लियर होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो कंडक्टिविटी हो रही है या इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, ये किसी भी मटेरियल में कंडक्टिव नेचर जो है वो किस वजह से है, उसको एक बार आप समझ लीजिए। ठीक, मान लीजिए एक ये पॉलीमर है, एक और बना देते हैं स्ट्रक्चर। क्लास के दो स्ट्रक्चर बने हैं, है ना। ये दो स्ट्रक्चर बने हैं ए और बी। तो आप बताइए ए और बी में कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसमें होगी?
बी में होगी सर बी बी में में सर। बी में बी में ज्यादा होगी, है ना? बी में यस सर। हाँ, और ये बी में क्यों ज्यादा होगी? ए में कम क्यों सर होगा? पाई बॉन्ड ज्यादा है पाई सर। इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं। हाँ देखिए, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। हाँ देखिए, हम लोग सर कौन अभी तक पढ़, हाँ हाँ सही है, सब लोग का उसको आंसर सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग कहते हैं कि कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है तो कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो रही है, लेकिन ये आंसर सही है लेकिन वेल डिफाइंड आंसर नहीं है। देखिए होता क्या है कि हम लोग तो ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस क्यों हो रही है? ये कॉन्जुगेशन हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? क्वेश्चन ये है, पाई यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहे हैं? यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं आप, एक सेकेंड बस रुक जाइए। देखिए क्लास, कॉन्जुगेशन हो रहा है तो कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है, यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आगे मूव कर रहे हैं, यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे मूव कर रहे हैं, यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो और इनके आगे मूव कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट हो रहा है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जा कहाँ रहे हैं? क्वेश्चन ये है, यानी यहाँ जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये मूव करके जाते कहाँ हैं, उसको समझ लीजिए, वो सर रेजोनेंस इम्पोर्टेंट। बना रहे हैं। देखिए होता क्या है, आपने पढ़ा होगा इंटर में, दो एनर्जी लेवल होते हैं, एक होता है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट है ना, और उसके बाद होता है एक्साइटेड स्टेट, है ना। और इस ग्राउंड स्टेट को हम लोग कह सकते हैं, ये जो ग्राउंड स्टेट है इसको हम लोग कह सकते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा होमो इसे कहेंगे, या फिर इसको हम लोग कहेंगे ल्यूमो, या फिर आप कह सकते हैं कि ये आपका पाई स्टार है और ये जो है वो आपका पाई है, पाई ऑर्बिटल। ठीक, यानी ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, ये जो कॉन्जुगेशन हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पाई ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो पाई से पाई स्टार में ट्रांजिशन होता है। कॉन्जुगेशन तो हो रहा है लेकिन बेसिकली वो क्या हो रहा है, वहां पर ट्रांजिशन हो रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो पाई ऑर्बिटल में हैं वो कहाँ मूव कर रहे हैं, पाई स्टार में, यानी ग्राउंड स्टेज से मूव कर रहे हैं एक्साइटेड स्टेज में। और जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना ही ज्यादा ग्राउंड स्टेज पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा ट्रांजिशन होगा। यानी जहां जिस केस में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे को कहते हैं ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां कम होती है उसे लोवेस्ट ल्यूमो कहते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है उसे होमो कहते हैं। तो कॉन्जुगेशन की वजह से ट्रांजिशन ज्यादा होता है। अब आपने कहा कि ए में जो कंडक्शन होगा वो कम होगा, बी के केस में ज्यादा होगा। अब इसको समझ लीजिए, क्यों ए के केस में कम होगा और बी के केस में ज्यादा होगा? क्योंकि जिस केस में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, जिस केस में कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है यानी अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं, उस केस में क्या होता है क्लास, उसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि मान लीजिए उस केस में होता क्या है कि होम ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। अगर ए के केस में अगर डिस्टेंस इतना है तो बी के केस में जो डिस्टेंस होगा वो काफी कम होगा। जब डिस्टेंस कम होगा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, या फिर होमो और लूमे के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो ट्रांजिशन ज्यादा हो जाएगा, और जितना ज्यादा ट्रांजिशन होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। लेकिन ए के कंपेरिजन में क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कम है, यानी कॉन्जुगेशन इसमें कम है। कॉन्जुगेशन कम होने की वजह से यहाँ पर
ऑर्बिटल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली जंप नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आप ए में कहते हैं कि यहाँ पर कंडक्टिविटी जो है वो कम हो रही है, और बी में आप कहते हैं यहाँ कंडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। ठीक है क्लास? कोई समस्या है? ये किसी में भी अप्लाई होगा। ये थ्योरी जो है वो हर जगह अप्लाई होगी जहाँ पर कॉन्जुगेशन आ रहा है। ये पॉलीमर हम लोग पढ़ रहे हैं तो यही नहीं सीमित है ये। ये कहीं भी अगर आप पढ़ें, जहाँ पर आप कह रहे हैं कॉन्जुगेशन हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी इसी तरीके से प्रोड्यूस होती है, ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है क्लास? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? मैं इसे बंद करने जा रहा हूँ। सर ये गैप ज्यादा हाँ कम सर। क्यों होता है? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, आपने पढ़ा होगा ये जिस केस में अगर एनर्जी कम हो गई वो ज़्यादा स्टेबल होता है ना? तो आपने इंटर में पढ़ा होगा कि जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। Yes, sir. यस यस सर। यानी जो मॉलिक्यूल स्टेबल है उसमें एनर्जी कम होगी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और जब यस सर पढ़े हैं। एनर्जी कम होगी तो ट्रांजिशन ज़्यादा होगा, और ट्रांजिशन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है क्लास? यस सर। हाँ, अब सर आते वैसे हैं फिर अपने। तो वो इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट गए हैं वो 0.8 सेकंड में वापस आ जाएंगे, तो उनका ऐसा मूवमेंट चलता रहेगा? नहीं तो वो मैं क्या कह रहा हूँ कि वो केवल एक ऑर्बिटल की बात हो रही है। वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई ऑर्बिटल ढेर सारे हैं। अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो पाई ऑर्बिटल ढेर सारे होंगे। क्यों? और यस सर। पाई ऑर्बिटल ढेर सारे होंगे तो पाई स्टार भी ज्यादा होंगे। जितने पाई पाई होंगे उतने पाई स्टार होंगे, तो उतना कॉन्जुगेशन होता रहेगा, है ना? तो यस सर। देखिए, आपकी बात सही है कि वो 0.8 सेकंड बाद वापस आ जाएंगे वो, है ना? टेन टू यस टेन सर। टू दी पावर -8, है ना? सेकंड बाद वो चलिए। वापस आ जाते हैं। लेकिन ये वापस आ रहे हैं, लेकिन बाहर से जब आप एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं तो वापस से फिर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, फिर ये ग्राउंड, यानी ये प्रोसेस चलता रहेगा, है ना? सर वही वही हाँ हाँ चलता रहेगा। हाँ, ये प्रोसेस चलता रहेगा और कंडक्टिविटी होती रहेगी। सर हाँ सर जैसे सर नंबर ऑफ कॉन्जुगेशंस अगर बढ़ेंगे तो सर जो गैप होता है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का सर वो कम हो जाता है। हाँ, तो सर ऐसा कोई टाइम आएगा कि सर वो गैप एकदम रहेगा ही नहीं। नहीं अब देखिए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में गैप तो कम हो भी सकता है जब एक्सट्रीम अमाउंट में वहां पर एक्सटेंसिव जो है कॉन्जुगेशन होगा। एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन होगा तो एक हद तक ये जो है वो जो बैंड गैप आप जिसे कहते हैं या एनर्जी गैप कहते यस हैं, सर। वो काफी हद तक यस कम हो सर। सकता है ना? ओके सर। यस तो सर। ना के बराबर भी हो सकता है, लेकिन एकदम कम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पॉलीमर पढ़ रहे हैं ना, है ना? तो पॉलीमर यस में क्या सर। है कि उतना ज्यादा एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन इसमें नहीं पाया जाएगा। अच्छा बस ठीक है इसमें सर। थोड़ा बहुत इसमें प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन जिस केस में यानी जो मेटल हैं उसमें तो वो यस सर। कंडक्टिव नेचर के होंगे ही, वहां पर तो आप कह सकते हैं कि हाँ, इसमें बैंड गैप ना के बराबर होगा ही नहीं इसमें। यस सर। ओके सर। हाँ, तो अब आते हैं, अब क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। अब आते हैं एक एक टॉपिक जो है वो जो उस क्लासिफिकेशन में हम लोग जो एक एक टर्म यूज किए हैं, अब बस वही एक्सप्लेन करना है, उसके बाद से टॉपिक खत्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, आप समझते रहिए, बस सुनते रहिए। तो इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर हम लोग समझ रहे थे। तो इंट्रिंसिक क्या है कि अगर उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में या उस पर्टिकुलर पॉलीमर में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और वो कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, तो उसे हम टर्म देते हैं इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर। एग्जाम में अगर आप देखिए, क्लास होता क्या है, अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो आप अपने लैंग्वेज में ही लिखेंगे। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आपको समझ में आ गया तो आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी थ्योरी लिख दिए, मतलब वही निकलना चाहिए, है? तो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर क्या है? कि ऐसे पॉलीमर जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और वो डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में हो,
अगर उनके वजह से कंडक्टिविटी हो रही है तो उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर, यानी वो उस पॉलीमर की ही बात हो रही है, उसमें कुछ ऐड नहीं किया गया है। जैसे आपका पॉलीएसिटिलीन, पॉलीपायरॉल, अगर ये प्योर फॉर्म है, इसमें कुछ ऐड नहीं किया गया है, तो ये इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर जैसे बिहेव करते हैं। और आपने पढ़ा कि जो इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, कॉन्जुगेटेड कंडक्टिंग या डोप कंडक्टिंग। तो अब आते हैं हम लोग कॉन्जुगेटेड कंडक्टिंग पॉलीमर में। तो ऐसे पॉलीमर जिसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और उसमें जो कंडक्टिविटी होती है वो उसमें प्रेजेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, तो उसे हम टर्म देते हैं कॉन्जुगेटेड कंडक्टिंग पॉलीमर। और जहाँ भी कॉन्जुगेशन होगा क्लास, सुनते रहिए बस, जहाँ भी कॉन्जुगेशन होगा वहाँ पर दो बैंड हमेशा फॉर्म होंगे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड कहिए या पाई ऑर्बिटल कहिए, कंडक्शन बैंड कहिए या पाई स्टार ऑर्बिटल कहिए। यानी जिस केस में कॉन्जुगेशन होगा वहां पर वैलेंस बैंड को भी फॉर्म होगा और कंडक्शन बैंड भी फॉर्म होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफर होंगे फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और पाई ऑर्बिटल टू पाई स्टार ऑर्बिटल, और होमो टू ल्यूमो। ठीक है क्लास। और आप सभी जानते हैं, ये आपको बताया गया है कि जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उनके बीच में एनर्जी गैप होता है। अगर इतनी सफिशिएंट एनर्जी हम उसे प्रोवाइड कर दें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो जंप करके कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। तो जो आपका कंडक्टिंग पॉलीमर है वो अगर रखा हुआ है ऐसे ही है, बाहर से कोई भी एनर्जी नहीं दी गई है, तो उसमें कंडक्शन नहीं होगा। कंडक्शन तभी होगा, आप वायर लेके आते हैं मार्केट से, तो क्या होता है उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है? नहीं हो रहा होता है। करंट तभी फ्लो होता है जब आप बाहर से उसमें एनर्जी देते हैं। उसी तरीके से जो कंडक्टिंग पॉलीमर है, क्योंकि थ्योरी तो सब पे एक ही जैसा अप्लाई होगी ना, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी थोड़ी ना होगी, थ्योरी तो एक ही होती है। तो ये जो कंडक्टिंग पॉलीमर है इसमें भी कंडक्टिविटी तभी होगी, अगर आप पॉलीमर लेके आ गए तो आप छुए तो करंट नहीं मारेगा आपको, तब तक नहीं मारेगा जब तक आप बाहर से कुछ में एनर्जी नहीं देंगे। यानी करंट तभी फ्लो होगा जब आप एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देंगे। ठीक है क्लास। तो Yes, सर बेसिकली क्या है, हाँ सर अगर लीनियर ब्रांच और क्रॉस लिंक तीन आपके कंजुगेटेड कंडक्टिंग पॉलीमर्स है, तो इन दोनों में हाँ, सबसे ज्यादा करंट कंडक्ट कौन से टाइप का पॉलीमर करेगा? लीनियर ब्रांच क्रॉस लिंक्ड? नहीं तो ये क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है कि कॉन्जुगेशन, किसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा है। तो अभी तक जितने भी पॉलीमर कंडक्टिंग पॉलीमर के जैसे बिहेव किए हैं वो अधिकतर जो हैं वो लीनियर ही हैं, वो अधिकतर लीनियर हैं। चाहे आप ये देखिए, जो एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है फिगर में, वो आपका पॉलीएसिटिलीन है, ये भी लीनियर है। पॉलीथायोफिन, ये पॉलीथायोफिन की चेन है, यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है। पॉलीपायरॉल में भी कोई ब्रांचिंग नहीं है, पॉली एनिलीन में भी कोई ब्रांचिंग नहीं है। यानी अभी तक जो है अधिकतर जो है वो लीनियर पॉलीमर ही देखे गए हैं, ब्रांचिंग का अभी इसमें कुछ वो नहीं है। ओके सर। ठीक है क्लास। ओके, तो थैंक यू सर। हाँ, कॉन्जुगेटेड कंडक्टिंग पॉलीमर में क्या कौन से पॉलीमर आएंगे, जिसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और उसमें जो कॉन्जुगेशन होता है वो उसमें प्रेजेंट डबल बॉन्ड या फिर आप कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और जहां भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे या पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेट करेंगे वहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं, और ये तभी मूव करते हैं जब आप एक्सटर्नल सोर्स से सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक। तो अगर प्योर फॉर्म में है क्लास, ये देखिए, ये पॉलीमर जो है या पॉलीएसिटिलीन जो है ये प्योर फॉर्म में है, तो आपको एग्जाम में क्या एक्सप्लेन करना है इसमें कॉन्जुगेटेड कंडक्टिंग पॉलीमर में, कि ऐसे पॉलीमर जिसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, और इसमें जो कॉन्जुगेशन होता है वो उसमें प्रेजेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और पाई इलेक्ट्रॉन के कॉन्जुगेशन की वजह से
इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मतलब ट्रांसफर होते हैं। तो जितना ज़्यादा ट्रांजिशन होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस। ठीक है क्लास? प्रोड्यूस होगी। हाँ, तो ये है आपका कॉन्जुगेटेड कंडक्टिंग पॉलीमर। नेक्स्ट है क्लास डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर। देखें टाइम कितना बाकी है, उसी हिसाब से आगे बढ़ा जाए। अभी तो समय है ना। डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर। अब डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर जो है ये इससे कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करती है और इसे हम डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर क्यों कह रहे हैं। देखिए क्लास होता क्या है, ऊपर की 2 लाइनें मैं पढ़ता हूँ, उससे आपका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। द कंडक्टिंग पॉलीमर possess or have conjugated double bond in their बैकबोन, यानी पॉलीमेरिक बैकबोन या मेन चेन जो है उसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं। These conjugated double bonds can easily be oxidized or reduced। उसमें जो पॉलीमर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर जो है आपका, इसमें जो कार्बन बैकबोन जो है उसमें जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हो रहे हैं, उनकी बात कर रहा है कि ये डबल बॉन्ड जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के वजह से ये में भी ऑक्सीडाइज हो या रिड्यूस हो जाते हैं ये डबल बॉन्ड। यानी यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिमूव भी हो सकते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड भी हो सकते हैं इस पॉलीमेरिक बैकबोन में। तो उसमें 2 टर्म यूज कर रहा है। दिस कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस बिकॉज दे पोजेस लो आयोनाइजेशन इन पोटेंशियल और एनर्जी। लो आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन जो हैं वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है क्लास, कि इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा। ठीक। और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं यानी कोई इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्योंकि आपने पढ़ा था, लुईस साहब ने यही बताया था कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो वो एसिडिक होगा और इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो आपका एसिड होगा और इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज कर रहा है तो वो आपका बेस होगा, है ना। तो जो रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है ये डिपेंड करता है और लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के लिए। ठीक है क्लास। तो डोपिंग में होता क्या है कि आप उस पॉलीमरिक बैकबोन में या उस पॉलीमर में आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं कि उसमें उस पॉलीमेरिक बैकबोन में इलेक्ट्रॉन या तो ऐड करेंगे या उस पॉलीमेरिक बैकबोन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, जिसके वजह से उस पॉलीमेरिक बैकबोन में चार्ज जनरेट होगा, मे भी वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और ये चार्ज जो है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो मैं अभी इस वजह से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम होने वाला है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। कल तो शायद क्लास नहीं होगी, 26 जनवरी है ना क्लास। तो अगर इसके बाद से कोई क्लास है आपकी? यस प्रोबेबली रोहित सर की होगी। अच्छा अच्छा, नहीं तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे। यहाँ तक अभी क्लास अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि सर लुइस का कॉन्सेप्ट तो उस पे था ना, लोन पेयर पे।
लोन हाँ पेयर तो अगर देगा हाँ तो लोन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो है ना। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो बेस होंगे, और अगर ले रहे हैं तो एसिड होंगे। नो सर, बट पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का था ना, वो ओरिजिनल वाला। हाँ तो उन्हीं के उस पे था ना कि वो इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो क्या कहते हैं, एसिड बेस जो भी है। नहीं 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 ब्रो नहीं, लुइस वाला लुइस का जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है, अलग था मेरे भाई, ब्रॉन्स्टेड टेस्ला लॉरी लुइस से था प्रोटॉन वो का कोई, था, नहीं इलेक्ट्रॉन का, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का नहीं, इलेक्ट्रॉन पे वो था। प्रोटॉन एच था मेरे प्लस आयन भाई। का था, एच प्लस आयन का था वो। प्रोटॉन तो डोनेट ही हाँ, नहीं कर सकते भाई, वो तो न्यूक्लियस के अंदर है, वो कहाँ से बाहर अंदर जाएंगे। प्रोटॉन का अल्फा मतलब एच पार्टिकल प्लस आयन, प्रोटॉन ही होते हैं। प्रोटॉन का मतलब है एच प्लस आयन, है ना। हाँ, आयंस एच वो हम प्लस, बोल सकते हैं। हाँ एच प्लस आयन अगर कोई एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो आपका बेस होगा, और अगर डोनेट कर रहा है वो एच प्लस आयन अगर डोनेट कर रहा है तो वो एसिड होता था, है ना। और ओ एच आयन जो है वो डोनेट करता था तो वो आपका बेस होता था, है यस ना। सर, बेस होते हैं। यस। लेकिन लुइस साहब ने क्या कहा कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो आपका एसिड होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो आपका बेस होगा। तो लुइस साहब ने ये कहा यस था। सर। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग ये कवर करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस वजह से मैं आगे बढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि टाइम होने वाला है तो बीच में रुकेंगे तो सही भी नहीं रहेगा। और आपको मैंने ट्यूटोरियल में बताया था कि कंडक्शन जो है वो इंक्रीज क्यों करता है अगर आप उसमें डोपिंग कर देते हैं, या फिर एन टाइप या पी टाइप में जो कंडक्शन इंक्रीज करता है वो क्यों इंक्रीज करता है, ये इसी में ही मैं डिस्कस करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो नेक्स्ट इन पर हम लोग मिलते हैं। सर हाँ सर सेमीकंडक्टर क्या कॉन्सेप्ट है सर? सर उसमें वैलेंस और कंडक्शन बॉन्ड क्या मतलब कि एकदम ओवरलैप होते हैं या क्या होते हैं सर? नहीं, वो तो आपको बताया गया था कि कंडक्टर जो होते हैं उसमें ओवरलैप होते हैं, वैलेंस बॉन्ड और कंडक्टर में। और सेमी कंडक्टर का मतलब है कि हाफ कंडक्टर के जैसे बिहेव करते हैं। हाफ कंडक्टर का मतलब क्या है? अरे नहीं सर, सॉरी सर, सर सुपर कंडक्टर्स हाँ, मुझे पूछना था सर एक्चुअली में। सर अच्छा, उसमें क्या होता है? देखिए सुपर कंडक्टर में होता क्या है कि वहां पर रोल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का होता है। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करते हैं वहां पर रेजिस्टेंस जो है वो काफी कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो काफी ज्यादा होती है, चाहे वो कंडक्टर हो या सेमी कंडक्टर हो। सबसे ज्यादा जो कंडक्टिविटी होती है वो सुपर कंडक्टर में होती है, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस रहेगा ही नहीं। जब रेजिस्टेंस नहीं है तो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर इजिली फ्लो होंगे। हाँ, और तो सर वो इलेक्ट्रॉन जब नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं कहीं पर कि सर उनको बनाया जाता है सुपर नहीं कंडक्टर्स वो को? नहीं, सुपर कंडक्टर जो है लेबोरेटरी में बनाए। वो सिंथेसाइज लैब्स में होते हैं। बनते हैं। वो आप शायद फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा आपको। हाँ, बहुत फिजिक्स कम में शायद। टेम्परेचर पे उनको बनाया हाँ, जाता कम टेम्परेचर पर होता क्या है कि उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से वहां पर उस मटेरियल में इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और वो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते है, हैं। रिपेल करते हैं। हाँ, तो यस सर। रिपल्सन की वजह से इनका यूज जो है हम लोग कई मटेरियल में के फॉर्मेशन में, या फिर हाई स्पीड ट्रेन जो है उनके फॉर्मेशन में भी इनका यूज हम कर सकते यस हैं। सर वो। हाँ, ओके सर। क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रिपेल करता है। हाँ हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड को मान लीजिए रिपेल कर रहा है, तो हम ऐसा सब्सटेंस ऐसा जो हाई स्पीड ट्रेनें हैं वो अधिकतर जो है यस वो सर, इसी पर ही बेस्ड हैं। इसी पे चलती है क्योंकि सर। रिपल्सन क्योंकि रिपल्सन की वजह से फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन कम रहेगा तो स्पीड ज्यादा होगी, है ना। सर यस सर डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस कोई बनाते हैं सुपर कंडक्टर। हाँ? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कोई सुपर कंडक्टर बनाते हैं। नहीं नहीं, वो पैरामैग्नेट कुछ भी हो सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा है पीडीएफ जो है, मैं अच्छा ठीक है पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, आज मैं अपलोड कर दूंगा पीडीएफ को। तो ठीक है, क्लास आज के लिए इतना ही, है ना। सर हैप्पी रिपब्लिक डे सर। आप सर लोग को भी गणतंत्र दिवस को आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी मुबारक हो। हैप्पी रिपब्लिक डे सर।
आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कल? हैप्पी रिपब्लिक डे। आप बुलाइए तो आए सर। आप बुलाइए तो आ नहीं, जाएंगे सर। नहीं, घर से ही मनाइए आप लोग। जी सर। क्या हो जाएगा आपका? ठीक है क्लास। कॉलेज खुला रहेगा क्या सर? नहीं, टीचर्स के लिए है, टीचर्स के लिए को बुलाया गया है। हाँ, ठीक है क्लास, ओके। ओके सर।